देखो इसके अंदर पहली चीज़ की अगर तुमको पूछ रहा है ना, हमारे पास अगर पूछ रहा है तुमको क्रिटिकल एंगल, तो डायरेक्टली क्रिटिकल एंगल जो होता है हमेशा तुम मालूम है कि डेंसर से रेयर में जाता है, तो टी आई आर होता है, तो म्यू आर बाई डेंसर नीचे आएगा। ऑब्वियस सी बात है, बड़ा भाई छोटा तुमको याद है ही ये वाली चीज़। बट मतलब जो होता है ना साइन थीटा जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो म्यू आर रेयर वाला इसको 1 बोल देंगे, इसको डेंसर वाला लेते हैं, तो कोई वाली चीज़ तुमको मालूम ही है। और इसमें कंफ्यूज मत करना, तुमने यहाँ पे गलती भी की थी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट वाला लेते हैं और यहाँ पे सॉरी ऑब्जर्वर वाला लेते हैं। रिफ्लेक्ट आर आर होता है रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पे जा रहा है, तो जहाँ पे ऑब्जर्वर होगा, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट वाला लेते हैं, ठीक है ना। और बाकी इसके अंदर क्या क्या चीज़ें और थी, मिरर वाला डायरेक्टली यहाँ पे देख लोगे, जो उधर से देख के ही तुम आ रहे होगे। बाकी यहाँ पे ये वाली चीज़ें एक बार मैं बता देता हूँ क्या होता है। यहाँ पे ये वाली चीज़ जो होती है ना कि मैग्नीफिकेशन मैक्सिमम कब बोलता है, मैग्नीफिकेशन मिनिमम कब बोलता है, वाली चीज़ तुम मालूम होनी चाहिए। और यहाँ पे जो होता है ना, इसको एक बार को ध्यान से देख लोगे तुम कि हमारे पास अगर म्यू नॉट जो ऑब्जेक्टिव से एफ नॉट पे उसके रखा हुआ है, तो वी नॉट जो होता है हमारे पास इमेज एल बनेगा, क्योंकि लेंथ के बराबर ही हो जाएगा, क्योंकि मतलब दिख रहा है फोकस मतलब बहुत लंबा हो गया ना, तो फोकस पे रखा हुआ है तो इन्फिनाइट तक जाएगा ऐसे करके, तो एल और फोकस पे रखा हुआ ऑब्जेक्टिव तो एफ नॉट हो जाता है, डी बाई एफ ई का एफ ई रह गया। इसको एक बार को देखोगे 10 क्लियर हो जाएगा तुमको, वेव ऑप्टिक्स का ही पूरा पूरा वीडियो मिल जाएगा। हाँ पीछे वाली चीज़ को अगर मैं चाहूँ तो एक्सप्लेन कर सकता हूँ, देखता हूँ कुछ इसमें एक्सप्लेन करने वाला है तो उसको देख लेते हैं और फिर आगे मूव करते हैं बाकी डुअल नेचर पे, एंड उसके बाद आगे मूव करते हैं। तो देखो इसके अंदर क्या क्या देखने वाला है, एक बार को देखते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो तुमको दिया हुआ है, पहली चीज़ ये सब पढ़ोगे, सिंपल पढ़ने वाला है, ये वाला एनालॉजी तुमको मालूम है कि एंगल बाई टोटल एंगल, मतलब फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस बाई टोटल पाथ, टाइम डिफरेंस बाई टोटल टाइम। और न्यूटन्स ने क्या क्या बोला था, कॉर्पस्कुलर थ्योरी, कलर जो होता है अलग अलग साइज ऑफ पार्टिकल की वजह से होता है, लीनियर मोशन, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन किया था, इंटरफेरेंस डिफ्रेक्शन वगैरह उनसे एक्सप्लेन नहीं हो पाया था। ये वाली चीज़ मैं तुमको बोला था, यहाँ 40 आगे है, अगर कॉस बोल रहा है तो यहाँ से आगे लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें तुम देख लोगे। कोहेरेंट सोर्सेज इनका फ्रीक्वेंसी वेरी नहीं करता, ये वाली चीज़ तुम आराम से देख लोगे कि मैक्सिमम इन दोनों के बीच में जो सोर्स का फेज डिफरेंस आ सकता है वो 2 लैम्डा हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब कितनी गोरी बनती है देख लोगे तुम, यहाँ से मान लेते हैं यहाँ पे 0 है, मैक्सिमम 2 हो सकता है, तो एक बार ही तो बीच में लैम्डा आया होगा ना, और इन दोनों के बीच में एक बार हाफ वाला आया होगा, यहाँ पे एक हाफ आया होगा, तो ऐसा करके निकाल लेते हैं अपन। और बाकी तुमको ये वाली चीज़ तुम मालूम हो जाएगी कि डेल्टा एक्स जो होता है, सॉरी डेल्टा एक जो होता है डी साइन थीटा होता है, इसको अपन बोलते हैं पाथ डिफरेंस जो होता है वो डी साइन थीटा होता है, और डी साइन थीटा को टेन थीटा बोल के वाई बाई डी भी बोल देते हैं अपन। और अगर इसको ही बोल सकते हैं अपन पाथ डिफरेंस, अगर हमारे पास अब अलग अलग बोल दो, या तो पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव वाला है या डिस्ट्रक्टिव वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ वैल्यू रख के डायरेक्टली तुम निकाल लेते हो, ठीक है। और बीटा जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देखोगे हमारे पास डी लेमडा, और मतलब डी लेमडा बाई डी होगा, और यहाँ पे लेमडा जो है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो किसका ज़्यादा होगा विथ, फ्रिंज विथ, वो देख सकते हो आराम से। और किसी अदर मीडियम बोला है तो नीचे डायरेक्टली म्यू हो जाता है। फ्रिंज विजिबिलिटी जो होती है आई मैक्स माइनस आई मीन प्लस बाई आई मैक्स बाई प्लस आई मीन होता है। और इसमें एक बात तुमको बताता हूँ, कंपोनेंट और डिपेंडो के अंदर क्या होता है, ए बाई बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी है ना, अगर तुम सी बाई डी इसको डायरेक्टली लिखना चाहते हो तो ऊपर प्लस है तो ऊपर प्लस वाला कर दो, नीचे माइनस वाला कर दो। जिससे अगर मान लेते हैं हमारे पास रूट आई वन प्लस रूट आई टू ऐसे दिया हुआ है, अगर हम 3/4 मालूम है ना, तो इसको अगर दोनों का रेशियो आई वन आई टू का पूछ रहा है तो ऊपर प्लस तो 3 + 4 माइनस 4 - 3 कर लो, निगेटिव में नहीं लाएंगे। जैसे साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा का रेशियो पूछ रहा है तो प्लस में था तो 5 + 3, और कॉस थीटा के लिए नीचे 5 - 3 घटा दो, ठीक है ना। और लाइट जो होता है वेव की तरह बिहेव करता है अगर वो हमारे पास लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट के बराबर है। री जो होता है वो हमारे पास बहुत बहुत अगर ज़्यादा है तो री ऑप्टिक्स में हम देखते हैं रेक्टिलिनियर मोशन करता है और पार्टिकल की तरह बिहेव करता है जब वो टकराना होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या अल्फा पार्टिकल वगैरह से। डिफ्रेक्शन के अंदर एक फ्रेजन लें, एक फॉरन ऑफ डिफ्रेक्शन होता है। इसके अंदर जो होता है ना, सोर्स एंड स्क्रीन के बीच में जो होता है इनफाइनाइट डिस्टेंस होता है, और इसके बीच में फाइनाइट डिस्टेंस होता है। ये हमारे सिलेबस में नहीं है। स्पेरिकल वेवफ्रंट एंड कैन बी अचीव्ड बाय पुटिंग, यहाँ पे मान लेते हैं अगर बीच में हमने कॉन्वेक्स लेंस रख दिया है, एक सोर्स आएगा तो पैरेलल हो जाएगा, इनफाइनाइट से आ रहा है तो इसको अपन फॉर्म ऑफ डिफ्रेक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। और हमारे पास वाईडीएसी वाइट लाइट के थ्रू, हाँ ये वाला एक चीज़ समझ लो, शायद तुमको आगे कन्फ्यूजन हो सकती है इसमें। ये वाली चीज़ तो बता दिया तुमको मैक्सिमम कितना होता है ऑप्टिकल पाथ, जितनी देर में लिख ही दिया यार, और ये तुमको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। चलो पहले इसको देखते हैं और फिर नीचे वाली चीज़ को देख के आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। अगर वाइट लाइट है ना तो तुमको एक चीज़ मालूम होनी चाहिए कि बीच में सेंट्रल ब्राइट सबका बनता है। तो फर्स्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर ऑफ वायलेट देन रेड। तुम एक चीज़ पहले देखो कि यूज टू फाइंड सेंट्रल मैक्सिमम, अगर वाइट लाइट यूज करते हैं सेंट्रल मैक्सिमम निकालने के लिए, जहाँ सारे कलर सबका डेल्टा एक 0 होता है, पार्ट डिफरेंस 0 है, सबका सेंट्रल ब्राइट बनेगा। बट विच कलर अपीयर आफ्टर फर्स्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखो बेसिकली यहाँ पे क्या बोल रहा है कि
वाई जो होता है वो होता है डी लेमडा बाई डी, तुमको मालूम है। और विबग्योर के अंदर देखोगे तो विबग्योर में जैसे आगे जाते हैं तो हमारे पास वेवलेंथ बढ़ता है, तो सबसे कम वायलेट का होगा, तो वायलेट का सबसे कम है, तो वाई सबसे कम होगा फर्स्ट ब्राइट के लिए वायलेट का, यानी सबसे पहले जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वो वायलेट का होगा, देन जाके लास्टली रेस्ट का होगा, बीच में सारे विबग्योर वगैरह आ जाएंगे। बट सेंट्रल ब्राइट से सबसे पहले वायलेट का तो होगा हमारे पास, ऐसे जाके आगे हमारे सबका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। बट यहाँ पे बोल रहा है कि विच कलर अपीयर आफ्टर फर्स्ट विच कलर अपीयर फर्स्ट आफ्टर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से सबसे पहले कौन सा अपीयर करेगा, तो सबसे पहले जो होगा वो रेड अपीयर करेगा, क्योंकि पहले इसका कंस्ट्रक्टिव होगा तो पहले इन सबका डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, तो इन लोगों का भी नहीं हुआ है तो थोड़ा सा रेडिस बचेगा, ऊपर जैसे जाएंगे ना थोड़ा सा, तो बाकी सबका पहले कंस्ट्रक्टिव, भाई इसका पहले कंस्ट्रक्टिव होने वाला उसका पहले डिस्ट्रक्टिव भी तो होगा, तो इसलिए ये सब बच गया, तो इसका रेडिस दिखता है। और अगर तुम देखोगे यहाँ पे हमारे पास तो बता ही दिया तुमको, नंबर ऑफ डार्क एंड ब्राइट पूछे तो मैक्सिमम इनके बीच में 2 लेमडा फेज डिफरेंस होता है। ऑप्टिकल पाथ क्या हो जाता है, जितने टाइम वो मीडियम को क्रॉस करेगा उतने टाइम वो एयर में कितना चला, जितने टाइम में वो इस मीडियम को क्रॉस करेगा उतने टाइम में वो एयर में कितना चलेगा, जो एयर में चलता है उसको ऑप्टिकल पाथ कहते हैं। मतलब दोनों के बीच में टाइम सेम ही है, जितने टाइम में वो मीडियम क्रॉस किया उतना ही टाइम अगर उसको दिया है तो मीडियम में कितना चलेगा, उस जो मीडियम में चलता है उसको, सॉरी जितने टाइम वो मीडियम क्रॉस किया उतना ही टाइम वो एयर में कितना चलेगा, और एयर में चलता है उसको ऑप्टिकल पाथ बोलते हैं। और ऑप्टिकल पाथ निकालेंगे दोनों में टाइम सेम है, तो थिकनेस हो गया इसमें, तो वेलोसिटी इन मीडियम एयर, मतलब वेलोसिटी इन मीडियम यहाँ पे जो होगा, लाइट का वेलोसिटी यहाँ पे जो होगा, और यहाँ पे हो गया मान लेते हैं ऑप्टिकल पाथ ये निकालना चाहते हैं भाई सी होगा, और वी एम बोल सकते हैं सी बाई म्यू, और टी रह जाएगा, और यहाँ पे पी रह गया, सी कट गया, पी जो ऑप्टिकल पाथ म्यू इंटू टी, यहाँ पे म्यू जो था इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स था, ठीक है। आगे कंपोनेंट नो डिवाइड डिफ्लेक्शन सब बता दिया तुमको। आगे मूव करते हैं, हमारे पास देखो अब आगे मूव करोगे तो हमारे पास आता है डुअल नेचर, और डुअल नेचर के अंदर पहली चीज़ सारी चीज़ें तुमको मालूम ही है, एक बार को देखते हैं अपन, फिर भी एक सेकंड रुक जाओ मैं इन सबको ठीक करूँ। तुमको हटाते हुए एक चीज़ मिली बताता हूँ तुमको कि अगर दो इनकोहेरेंट सोर्स अगर हमारे पास इंटरफेरेंस कर रहे हैं तो उनका सिंपल एडिशन कर देते हैं हम आई नेट निकालने के लिए। एन आइडेंटिकल है तो एन बार उनको जोड़ दो, एन आई कर दो, आइडेंटिकल है तो एन टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे, कोई खास बात नहीं। अब देखो हमारे पास डुअल नेचर को बात करना शुरू करते हैं, तो डुअल नेचर के बारे में अगर बात करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले तुमको बाकी सारी चीज़ें मालूम है कि यार एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, एनर्जी इक्वल टू एच एफ होता है, और तुम मालूम है फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सी बाई लेमडा होता है, अरे यार तुम मालूम ही ऑब्वियस सी बात है, सी क्या होता है वो तुम मालूम है, एफ लेमडा होता है, तो वही सी बाई लेमडा हो गया, तो एफ को हम बोल सकते हैं एच सी बाई लेमडा हो गया एनर्जी। एनर्जी एफ क्या होता है, फोटोन होता है। और आगे अगर तुम डुअल नेचर को उधर से भी मैं तुमको दिखा दूंगा, वो अलग वीडियो के अंदर मैं कवर कर देता हूँ, तो एच सी बाई लेमडा हो गया। और अगर तुम देखोगे यहाँ पे एच सी की वैल्यू जो होती है 2 × 10⁻⁻25 जूल होती है, और लेमडा कब जब मीटर के अंदर लेते हैं ऐसा ही के अंदर निकालना चाहते हैं, बट वही अगर हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर निकालना चाहते हो तो ये हो जाता है हमारे पास, और लेमडा जो होता है इसके अंदर एंगस्ट्रॉम के अंदर लेते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर तुमको एनर्जी निकाल के दे रहा होता है, और ये हमारे पास जूल के अंदर निकाल के देता है। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैंने तुमको पहले ही बताया था वो 1.6 × 10⁻19 जूल होती है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है हमारे पास वो छोटा यूनिट है, ये बड़ा यूनिट, तभी तो इतना छोटा वैल्यू उसका आ रहा है। और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा हुआ है ना अगर, तो ये वोल्ट से वोल्ट को काट भी सकते हो, कोई खास बात नहीं है। और तुमको बताया मैंने, अगर मान लेते हैं हमारे पास वही सारी चीज़ें इधर लिखी हुई है, एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी होता है, इनवर्स प्रोपोर्शनल लेमडा होता है, ठीक है ना। और एच की वैल्यू तुमको मालूम है ऑलरेडी। और अगर तुम देखोगे एनर्जी ऑफ लाइट जो होता है ना वो इन टाइम्स ऑफ कोर्स जितने फोटोन है एन फोटोन उनके मिलने से ही बन रहा, तो एन इंटू एच एफ हो जाएगा, एन एच सी बाई लेमडा बोल सकते हो। एनर्जी ऑफ बीम जो होगा एन इंटू एक फोटोन का जो एनर्जी होगा। इलेक्ट्रॉन को अपन देखो चार्ज ऑफ फोटोन जीरो होता है, हाँ मास मूविंग मास फोटोन होता है, रेस्ट मास उसका भी जीरो होता है, तो फोटोन कैन नॉट बी चार्ज, इसलिए वो डेविएट नहीं कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में। अब बोलोगे सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनने की वजह से मूव कर रहे हो तो क्यों नहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में डेविएट कर रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर चार्ज जीरो है, ठीक है। अगर पूछ रहा है हमारे पास टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम जो होता है कंजर्व रहता है एक इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन इंटरेक्शन में, हाँ बिल्कुल सही बात है। अगर दो फोटोन टकराते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन बनेगा, दोनों चार्ज ही बराबर है, तो टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम कंजर्व रहता है। दो अगर इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन मिलेंगे तो हमारे पास दो फोटोन बन जाता है, इसको हम पेयर प्रोडक्शन बोलते हैं, इसको हम पेयर इनहेलेशन बोलते हैं। प्रोडक्शन इसके टर्म में बोल रहे हैं, इसके टर्म बोल रहे हैं, रिपीटेशन से इसको याद रखोगे, इलेक्ट्रॉन और हमारे पास इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन बन रहा है तो प्रोडक्शन बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन अगर खत्म हो रहा है तो एनहिलेशन बोलेंगे, ठीक है ना। एंटी पार्टिकल होता है ये वाला, ठीक है। आगे तुम बताना है मेरे को कि पावर अगर तुम निकालना चाहते हो, ये सब चीज़ें तुमको बहुत सिंपल सी बात है कि पावर जो होगा एनर्जी पॉइंट टाइम हो जाएगा, एनर्जी को एन बाई टी निकाल लेते हैं, डायरेक्टली करके पूछ लेते हैं एन बाई टी क्या होगा, तो पी बाई लेमडा बाई एच सी आराम से निकाल सकते हो। हाँ एनर्जी इक्वल टू प्रियंका चोपड़ा होता है, वही सारी चीज़ें बस यहाँ पे लिखी हुई है, और कोई खास बात लिखा ही नहीं है यार इधर। देखो कि हमारे पास एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल टू हमारे पास होता है प्रियंका चोपड़ा, ठीक है। अगर मैं तुमसे पूछूँ हमारे पास बताओ कि अब इससे तुमको मालूम मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है, या लेमडा जो होता है वो हमारे पास होता है पी बाई एच बाई पी होता है, तुम मालूम ये वाली चीज़, तो तुम यहाँ पे भी इससे पहुँच सकते हो। कैसे पहुँच सकते हो कि अगर मैं तुमको पूछूं कि हमारे पास यहाँ पे हम इस ये क्या है मोमेंटम होता है, इसमें ध्यान देना ये मोमेंटम होता है, तो मोमेंटम को अपन ई बाई सी बोल सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। और ई बाई सी बोल सकते हैं, ई को अपन एच एफ बाई सी बोल सकते हैं,
और अगर तुम देखोगे यहाँ पे हमारे पास, मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी को मैंने तुम बताया था, हम बोल सकते हैं c/λ, और c रह गया तो c से कट गया, तो ये हो गया हमारे पास h/p। आ गया क्या? आ गया क्या? h/ यहाँ पे लेमडा, c/λ आएगा ना। हाँ, तो मोमेंटम को बस हमने इधर कर दिया, तो मोमेंटम हमारे पास इधर है, तो h/λ आ गया, कोई खास बात नहीं है। अगर मैं तुमसे वही पूछूँ हमारे पास यहाँ पे कि मोमेंटम को मास इंटू वेलोसिटी इंटू h/λ बोल देंगे, तो यहाँ से मूविंग मास तुमको निकलते हुए दिख रहा है h/λ, h/λc बोल सकते हैं अपन इसको आराम से। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, रेस्ट मास प्रोटॉन का 0 होता है, मैंने तुमको पहले ही बता दिया। अगर मान लेते हैं कोई प्लेनेट से, अगर प्लेनेट से लाइट गुजरता है ना, तो ये बेंड कर जाता है थोड़ा, तो मूविंग मास होता है इसका, ग्रेविटेशन फील्ड में हमने देखा है डेविएट करता है, ठीक है ना। बेंडिंग लाइट वन पास टू हैवी प्लेनेट, तुमको बता दी मैंने ऑलरेडी ये चीज़। और तुम इसका मास ऐसे भी निकाल सकते हो कि डायरेक्टली तुम मालूम है मोमेंटम यहाँ पे है, और मोमेंटम जो होता है E/c बोल देंगे, और मास जो होगा यहाँ पे हमारे पास, मास को यहाँ पे बोल सकते हैं मास बाई वेलोसिटी, तो E/c स्क्वायर बोल देंगे, या मास ऐसे भी निकाल लो, कोई खास बात नहीं, वही सारी चीज़ें निकल के आएंगे। और बस इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर, यार बताया तो था अभी तुमको, ये एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम होता है। अब एनर्जी पर यूनिट टाइम को अपन बोल देते हैं पावर बाई एरिया, पावर को अपन इंटेंसिटी इंटू एरिया बोल सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया था, एरिया मल्टीप्लाई कर दो तो एनर्जी पर यूनिट टाइम ही तो बचेगा, तो पावर बचा एनर्जी पर यूनिट टाइम, ठीक है। और इसको अब लिखना चाहते हैं इंटेंसिटी को, तो एनर्जी को लिख लेंगे, हमारे पास NHF 80 था, तो ये सब कॉन्स्टेंट हो गया, तो आई जो देखोगे ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जा रहा है हमारे पास n के n फ्रीक्वेंसी के। अगर हमारे पास यही चीज़ देखोगे इधर लिखा हुआ है बहुत अच्छे तरीके से, अगर कुछ नहीं दिया है सोर्स के बारे में, तो सोर्स को कॉन्स्टेंट मानोगे, obvious सी बात है। तो इंटेंसिटी हमेशा नंबर ऑफ फोटोन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अगर फ्रीक्वेंसी सेम। अगर सोर्स भी वेरिएबल मेंशन करके दे दिया है तुमको, तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है, तो दोनों के फिर प्रोपोर्शनल होगा, ये वाली चीज़ तुमको बता दी मैंने ऑलरेडी। अब देखो जो रेडिएशन प्रेशर होता है, वैसे तुमको ऑलरेडी बता दिया मैंने, क्या होता है 2I/c होता है अगर प्रॉपर रिफ्लेक्टिव हो, तो 2I को हटा दो, 2 कैसे आता है वो हम देखते हैं। हमारे पास ये क्या होता है, प्रेशर होता है, रेडिएशन प्रेशर अपन इसको बोलते हैं, तो प्रेशर I/c होता है हमारे पास अगर कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जा रहा है, और कंप्लीटली 2I/c होता है। यहाँ से अगर फोर्स पूछे तो प्रेशर पर इंटू एरिया करके निकाल लोगे, ये सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं, बस 2I/c याद है, I/c याद है, काम हो जाएगा। हाँ, ये देख लो कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एब्जॉर्प्शन का होता है, ये शायद तुमको चीज़ मैंने बताई भी थी, बता भी दी थी। चलो एक बार को फिर से देख लेते हैं, ये वाली सब चीज़ें मैंने तुमको शायद बताई ही हुई है, बट चलो एक बार को देख ही लेते हैं क्या ही याद आता है ना। तो देखो यहाँ पे ये जो चीज़ है ना, ये एब्जॉर्प्शन का होता है। अगर मान लेते हैं हमारे पास 0 है, अगर ये रिफ्लेक्शन, आई एम वेरी सॉरी, कि यहाँ पे ये जो होता है, अगर मान लेते हैं हमारे पास ये 0 है, तो यहाँ पे जो बताता है ना वो एब्जॉर्प्शन को बताता है या रिफ्लेक्शन को बताता है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, रिफ्लेक्शन को बताता है बेसिकली। अगर मान लेते हैं इसका एक्चुअल फार्मूला जो होता है वो ये वाला होता है, और प्रेशर जो होता है I/c 1 प्लस ये, अगर मान लेते हैं टोटली रिफ्लेक्शन, नो रिफ्लेक्शन कर रहा है, मतलब रिफ्लेक्शन उसका 0 है, तो इसको 0 कर लोगे तो I/c आ गया। और मान लेता है पूछ रहा है हमारे पास कंप्लीटली रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, तो हमारे पास 1 हो जाएगा रिफ्लेक्शन की वैल्यू, रिफ्लेक्शन यहाँ पे लेते हैं तो 1 1 2 हो जाएगा, तो 2I/c हो जाता है। अगर बोल रहा है हाफ रिफ्लेक्शन कर रहा है तो यहाँ पे हाफ ले लेंगे, तो 3/2 हो जाएगा। अगर बोल रहे हैं हमारे पास 75% ऑब्जॉर्व कर ले रहा है, नीट के अंदर ऐसे ही चीज़ों को ट्रिक करता है, तो तुमको ये चीज़ें बहुत क्लियरली पहले से मालूम होनी चाहिए। अगर ऑब्जॉर्व लिख दिया ना, तो तुम यहाँ पे फिर रिफ्लेक्शन निकालोगे, जो कि होगा हमारे पास फिर अगर 25% अब्जॉर्ब, मतलब इतना अब्जॉर्ब किया 25% रिफ्लेक्ट करेगा, और हमें यहाँ पे लेना है रिफ्लेक्शन वाला, तो रिफ्लेक्ट 1/4 रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ये ले लेंगे। अगर पूछना हमारा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डबल किया हमने, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगा। पहली चीज़ तो डी ब्रोगली फ्रीक्वेंसी क्या होगा, वेरी सॉरी, पहली चीज़ तो फ्रीक्वेंसी जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर 2 मीडियम से पास करा तो उसका फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, हाँ स्पीड उसका चेंज हो सकता है, वेवलेंथ चेंज होता है। बट अगर तुमसे फोर्सफुली ये चीज़ पूछने की कोशिश कर रहा है कि अगर देखो पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्पीड ऑफ फोटोन जो होता है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता ही नहीं है, मतलब स्पीड ऑफ फोटोन फ्रीक्वेंसी को डिपेंड नहीं करता। अगर 2 से पास किया, 2 मीडियम अलग अलग μ1 μ2 है, तो फेप सेम रहेगा, सी चेंज होगा, लेमडा चेंज होगा। अगर मान लेते हैं फोर्सफुली तुमसे पूछ ही रहा है, वैसे तो डिपेंड नहीं करता है स्पीड, बट अगर पूछ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर हमने डबल किया तो डी ब्रोगली फ्रीक्वेंसी क्या होगा, वेलोसिटी को चेंज करके तुमसे फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो तुमको ये चीज़ मालूम है कि h बाई यहाँ पे p होता है, मतलब मोमेंटम होता है, m भी ले लोगे, और तुमको मालूम है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है c के। तो वेलोसिटी जो होता है फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी जो होता है यहाँ पे देख सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो मतलब उसके साथ तो ये बढ़ जाता है, बट डायरेक्टली ऐसे बोल सकते हो कि ये तो अगर इसको डबल करेंगे तो हमारे पास ये भी डबल हो जाता है, ऐसे बस याद रखोगे। अगर यहाँ बोल रहे हैं हमारे पास एनर्जी ऑफ एक्सरे ऑफ 10 एंगस्ट्रॉम, एक पार्टिकल इतना केजी का है, दोनों का एनर्जी बराबर है, तो एनर्जी ऑफ एक्सरे है कोई भी EM वेव जो होता है उसका h बाई लेमडा होता है, लेमडा की वैल्यू तुमको दी हुई है, और इसका मास x/3h kg दिया हुआ था, तो x/3h kg इंटू c स्क्वायर कर लोगे, आराम से आ जाएगा। पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो होता है वो एक्सरे कलेक्शन ऑफ फोटोन, पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक्सरे कलेक्शन ऑफ फोटोन,
एक्सरे जो हो गया पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या फिर सारे का सारा मतलब पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो होता है वो कलेक्शन ऑफ फोटोन ही होता है, वैसे यहाँ पे ये बोलना चाहता था। अब हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक के बारे में, जो कि हो गया हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखो हमारे पास मैंने तुमको बता दिया कि जो होता है अगर पहले लेंगे तो h/2 पाई आता है यहाँ पे, अगर कौन से स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो होता है h/2 पाई। अगर यहाँ पे डेल्टा x डॉट डेल्टा पी इज इक्वल टू ग्रेटर देन h/4 पाई होता है। मैं बेसिकली यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम समझोगे तो मजा आ जाएगा तुमको, कि मैं बस यहाँ पे ये बोल रहा हूँ तुमको कि डेल्टा x पोजीशन में जो एरर आ रहा है, अनसर्टेनिटी आ रहा है, यहाँ पे एरर और अनसर्टेनिटी क्वेश्चन में अगर डायरेक्टली तुमको परसेंटेज दिया हुआ तो निकाल लोगे, ठीक है ना। तो एरर इन पोजीशन, एरर इन मोमेंटम जो होता है यहाँ पे 4 आ जाता है बेसिकली, बस ये बोल रहा था। और इसको अगर तुम चाहो तो एंगुलर मोमेंटम एंगुलर पोजीशन के टर्म में भी लिख सकते हो, इतना ही आएगा। रदरफोर्ड मॉडल के अंदर हमने देखा तो इतने सारे अनडेविएटेड पास कर गए थे, और इन दोनों का ग्राफ अगर बनाएंगे तो बहुत सारे अनडेविएटेड पास कर, एक आते तो थे, तो बेसिकली दोनों इन्वर्स प्रोपोर्शनल आते हैं ना, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है, तो ज़्यादा एंगल में बहुत कम डेविएट हुए थे। इम्पैक्ट पैरामीटर होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर दो बॉडी कोलिजन करने वाला है तो उनके बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस को अपन बोलते हैं, ठीक है ना। अगर देखेंगे हमारे पास एक अल्फा पार्टिकल यहाँ से पास कर रहा है तो इसका हमारे पास इम्पैक्ट पैरामीटर जिसको 20 से रिप्रेजेंट करते हैं ये है। बट अगर एग्जैक्टली एक कोलाइड करना चाह रहा है तो इसका इम्पैक्ट पैरामीटर 0 है, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के बीच में है ही नहीं। इसका थीटा जो होगा 180 डिग्री होगा, पूरा रिट्रेस करेगा अपने पाथ को, हेड ऑन कोलिजन बोलेंगे। तो बताओ वेलोसिटी अप्रोच, सॉरी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगा, कितने मिनिमम डिस्टेंस जाएगा। तो यहाँ पे CUM लगाओ ना, रिपल्सन ऐसे सिर्फ यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं तो CUM ऑब्वियसली लगा दोगे। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कैसे लगाओगे, हाफ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल प्लस इन्फिनिटी से आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी 0 रही होगी, और फिर से अब पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी लास्टली जाकर रुक जा रही है तो 0 हो जा रही है। पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 बाई आर, तो Q1 और Q2 दो इलेक्ट्रॉन इसका है और इसका ZE होगा भाई R0, यही R0 हमें निकालना था, R0 को भेज के बाकी सारे टर्म को नीचे लोगे। टाइम पीरियड जो होता है 2πr बाई v, तुमको मालूम है वाली चीज़। और तुम एक चीज़ देखोगे यहाँ पे टाइम पीरियड की वैल्यू अगर हम लिखेंगे 2πr की वैल्यू तुम मालूम है 0.53 एंगस्ट्रॉम होता है। यहाँ पे एंगस्ट्रॉम के अंदर आता है n² और ये जो होता है वेलोसिटी 2.18 × 10⁻6 इंटू Z/n होता है। तो अगर इसको देखोगे ना तो इस दोनों को हम बोल सकते हैं हमारे पास ये 10⁻10 और ऊपर चला जाएगा 10⁻16 हो जाएगा, और इसको 3/2 के आसपास आ जाता है। तो टाइम पीरियड जो होता है हमारे पास 1.5 या 3.2 इंटू 10⁻16 n³ हो जाएगा, ये n ऊपर चला जाएगा Z², n³ टाइम पीरियड होता है। फ्रीक्वेंसी बोले तो 1 बाई टाइम पीरियड कर लोगे। मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं, तो ये देखो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है हमारे पास μ0/2I बाई है सेंटर पे, और यहाँ पे I को अगर हम बोलना चाहें तो Q/T भी बोल सकते हैं। करंट को अगर हम बोलना चाहें तो Q/T बोल देंगे। और तुमको मालूम है यहाँ पे टाइम हम इसलिए अलग से निकालना चाह रहे थे ना, और ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे वो पावर वाला क्वेश्चन आता है वर्क के अंदर, तो उसके अंदर भी तुम पूरा देख लोगे पॉसिबिलिटी कहाँ से कैसे जाके सोच सकते हैं और वैसे उसको सॉल्व करोगे। तो Q/T बोल देंगे। और यहाँ पे R का तुमको मालूम है R क्या होता है, और टाइम तुमको मालूम है n² होता है, ये तुमको निकाला ही था n³ होता है। और अगर तुम करोगे तो इसको Z³ n⁵ आ जाएगा डायरेक्टली पॉसिबल, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी जो होती है ½ mv² होती है। पोटेंशियल एनर्जी पहले देख लो क्या होती है, -kZe इंटू E/R होगा, तो ZE² हो जाएगा। बाउंडिंग सिस्टम निगेटिव को बताता है यहाँ पे बस। तो काइनेटिक एनर्जी इसका आधा होता है, तुम मालूम है काइनेटिक टोटल और पोटेंशियल एनर्जी का जो रेशियो होता है 1:-1 और रेशियो -2 होता है, ये डबल होता है तुम मालूम है। और टोटल एनर्जी जो होता है वो -13, टोटल एनर्जी होता है -13.6 Z²/n², जनाब था Z²/n² तुम मालूम है। तो ऐसे करके काइनेटिक एनर्जी निकालना हो तो बेसिकली इसका हाफ कर लेंगे बस। और KLMNO से स्टार्ट होता है हमारे पास, इसको अपन बोलते हैं फर्स्ट लाइन बोलते हैं। और यहाँ पे लेमडा ये वाले का मैक्सिमम होता है, इसका मिनिमम होगा क्योंकि इसकी एनर्जी मिनिमम है, इसकी एनर्जी मैक्सिमम है। इसको अपन लास्ट लाइन बोलते हैं, इसको अपन फर्स्ट लाइन बोलते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, ये पहला है ना लाइमन से, लो VVP हाई हम देख सकते हैं। तो ये लाइमन सीरीज का पहला है और ये लास्ट वाला लाइन है, इसकी लेमडा मिनिमम होगी, एनर्जी मैक्सिमम होगी। और इसके अंदर निकालते कैसे हैं, तो इसके अंदर लेमडा निकालने का तरीका तुम मालूम है, 1/λ = ZE² 1/λ n1² -1/n2²। बड़ा छोटा माइनस बड़ा करते हैं हाँ ठीक है, पहले छोटा n1 फिर बड़ा लेते हैं, कोई खास बात नहीं है। वेव नंबर जो होता है 1/λ होता है। एंगुलर वेव नंबर 2π से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चेंज जो होता है फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, और लॉस जो होता है इनिशियल माइनस फाइनल कर देते हैं बेसिकली पॉजिटिव आने के लिए। और वेलोसिटी जो होता है 2.18 × 10⁻6 Zn होता है। और इसी चीज़ को अगर लिखना था तो C भाई यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट हो गया भाई 137 इंटू इसके अंदर भी Z/n आता है। अगर मान लेते हैं 4th ऑर्बिट का पूछ रहा है तो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इन 4th ऑर्बिट का, तो यहाँ पे Z/n आता है। C/137 Z/n होता है, ठीक है। यहाँ पे होता है पूरा खत्म।